हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टैक्स अवेयर। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नए सर्कुलर की, जो नया सर्कुलर 29 सितंबर 2020 को इनकम टैक्स एक्ट में इशू किया है सीबीडीटी ने। ये सर्कुलर इशू किया गया है उन कन्फ्यूजन को सॉल्व करने के लिए जो टीसीएस और टीडीएस की रिक्वायरमेंट को लेकर जनरेट हो रही थी इंडस्ट्री में। सेक्शन 206C(1)H जो आपको कहता है कि आप सेल ऑफ गुड्स पे टीसीएस कलेक्ट करोगे अपने बायर से। सेक्शन 194O जो आपको कहता है कि एक ई कॉमर्स ऑपरेटर एक ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को जब पेमेंट करेगा तो वो टीडीएस डिडक्ट करेगा उसकी पेमेंट पे। तो इन दोनों सेक्शंस को लेकर काफ़ी सारी कन्फ्यूजन थी लोगों के माइंड में, और काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशन भी सेक्शन 206C(1)H को लेकर फाइल की गई। इवन इस सेक्शन को रोल आउट करने की रिक्वेस्ट भी की गई, लेकिन गवर्नमेंट ने इस सेक्शन को रोल आउट नहीं किया है, बल्कि गवर्नमेंट ने ये सर्कुलर इशू किया, जिस सर्कुलर की बात हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। इस सर्कुलर को इशू किया और उन सारी कन्फ्यूजन, उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया, उन सारी कन्फ्यूजन पे क्लैरिफिकेशन आपको दी है। तो आज की वीडियो में मैं सीए प्रियंका कुशवाहा ये पूरा सर्कुलर आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, और ये हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। सर्कुलर को बिल्कुल करेक्टली समझने के लिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आपने टैक्स अवेयर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और लाती रहूँ। पहला क्वेश्चन है कि क्या इन दोनों सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, आपके स्टॉक एक्सचेंज पे जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, कमोडिटी एक्सचेंज वाली जो ट्रांजैक्शंस होती है, क्या उन पे इन सेक्शंस की एप्लीकेबिलिटी है? तो सर्कुलर आपको बोलता है, It is provided that the provisions of section 194O and subsection 1H of 206C of the Act shall not be applicable in relation to transactions in securities and commodities which are traded through its recognized stock exchange or cleared and settled by the recognized clearing corporation, including recognized stock exchanges or recognized clearing corporation located in IFSC। तो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे अगर आपकी जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उस पर ये दोनों सेक्शन नहीं लगने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता सेलर और बायर का। क्या वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो मेरी ट्रांजैक्शन है उस पर ये दोनों सेक्शन एप्लीकेबल है। कस्टम्स टैरिफ एक्ट में इलेक्ट्रिसिटी को एज गुड ट्रीट किया गया है। तो इलेक्ट्रिसिटी आप दो तरीके से परचेज कर सकते हो। एक, आप परचेज करते हो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी से, मतलब पावर जनरेशन कंपनीज जो होती हैं आप उनसे परचेज करते हो, या फिर पावर एक्सचेंजेस से परचेज करते हो। तो इन दोनों केसेस में कौन से केस में मुझे 206C(1)H देखना है, 194O देखना है टीसीएस और टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी के लिए, और कौन से केस में नहीं देखना है? तो सर्कुलर बोलता है to transactions in electricity, renewable energy certificates and energy saving certificates traded through power exchanges registered in accordance with regulation 21 of CERC। मतलब जो मैंने दो तरीके आपको बताए उसमें एक पावर एक्सचेंज का तरीका है कि पावर एक्सचेंज से आप इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांजैक्शन करते हो, तो उसके वहाँ अगर पावर एक्सचेंज से आप इलेक्ट्रिसिटी परचेज कर रहे हो तो उस केस में आपको टीडीएस या टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा इन दो सेक्शंस में। लेकिन आप डायरेक्टली जाके इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी, पावर जनरेशन कंपनी से इलेक्ट्रिसिटी परचेज कर रहे हो, उनके साथ इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, तो वहाँ पर टीडीएस और टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी आएगी। 194O में जो आपको टीडीएस डिडक्ट करने की बात कही गई है वो कही गई है एक ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए। ई कॉमर्स ऑपरेटर जब ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पेमेंट करता है, जैसे फॉर एग्जांपल वो सेलर्स अपने गुड्स को अमेजन के थ्रू सेल आउट करते हैं, तो अमेजन उनको पेमेंट करता है। अमेजन के थ्रू जो उनको पेमेंट आ रही है, अमेजन को उन पेमेंट्स पे आफ्टर थ्रेशोल्ड लिमिट टीडीएस इस सेक्शन में डिलीट करने की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अमेजन से जब सेल की है तो अमेजन डिडक्ट करेगा मेरा टीडीएस, लेकिन जब मैं एक पेमेंट गेटवे की सर्विस ले रही हूँ, अगर मेरा कोई कस्टमर है वो अमेजन के थ्रू गुड्स परचेज करता है, उसके बाद वो पेमेंट करने जाता है पेमेंट गेटवे पे, तो वहाँ से भी मेरी सर्विस, पेमेंट गेटवे से भी मेरी सर्विस है। और वो क्या, पेमेंट गेटवे और अमेजन
दोनों ही मेरे ट्रांजैक्शन पे TDS डिडक्ट करने के लिए लाइबल हैं। तो यहाँ पे सर्कुलर क्या बोलता है, यहाँ पे सर्कुलर में एक एग्जांपल दिया हुआ है, उस एग्जांपल को हम पढ़ लेते हैं। अ बायर बाइज गुड्स वर्थ 1 लाख रुपीज़ ऑन ई-कॉमर्स वेबसाइट। वही एग्जांपल है एग्जैक्टली जो मैंने अभी आपको दिया। XYZ ई-कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ पे बायर जाके गुड्स परचेज करता है 1 लाख रुपए की। ही मेक्स पेमेंट ऑफ 1 लाख रुपीज़ थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ ABC प्लेटफॉर्म पे जाके उस सेल की उस परचेज की वो पेमेंट करता है। On these facts, liability to deduct tax under section 194O may fall on both XYZ and ABC। तो XYZ and ABC दोनों तो अभी जो सेक्शन 194O की इंटरप्रिटेशन है उसके अकॉर्डिंग दोनों ही XYZ एंड ABC TDS डिडक्ट करने के लिए लाइबल हो सकते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ क्लैरिफाई किया गया है पैरा नंबर 4.2.2, जहाँ कहा गया है In order to remove this difficulty, it is provided that the payment gateway will not require to deduct tax under section 194O of the Act on a transaction if the tax has been deducted by the e-commerce operator under section 194 of the Act on the same transaction। अगर उसी सेम ट्रांजेक्शन पे, तो सर्कुलर कहता है कि पेमेंट गेटवे को TDS डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी अगर उस ट्रांजैक्शन पे अमेज़न की वेबसाइट ऑलरेडी TDS डिडक्ट कर चुकी है। मतलब ई-कॉमर्स वेबसाइट ऑलरेडी TDS डिडक्ट कर चुकी है, तो पेमेंट गेटवे उस पर TDS डिडक्ट नहीं करेगा, वरना डबल टैक्सेशन, डबल डिडक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंश्योरेंस एजेंट्स, इंश्योरेंस एग्रीगेटर्स क्या TDS डिडक्ट करने के लिए लाइबल हैं सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन पे। सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, जब आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, अगर किसी एजेंट के थ्रू ले रहे हो तो वो लोग आपको फर्स्ट टाइम पॉलिसी दिलाकर उसके बाद जो एवरी ईयर आप परचेज करते हो, एवरी ईयर जो आप प्रीमियम पे करते हो, उसमें उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो जब उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है सब्सिक्वेंट ईयर के ट्रांजैक्शन में, क्योंकि जो सब्सिक्वेंट ईयर की ट्रांजैक्शन हो रही है वो जो इंश्योर्ड पर्सन है, जो कस्टमर है और जो इंश्योरेंस कंपनी है, उन दोनों के बीच में डायरेक्टली वो ट्रांजैक्शन हो रही है। तो इस केस में इंश्योरेंस एजेंट को या इंश्योरेंस एग्रीगेटर को TDS डिडक्ट करने की लायबिलिटी है या नहीं है, क्या उनको TDS डिडक्ट करना है सब्सिक्वेंट ईयर्स में या नहीं। तो यहाँ सर्कुलर आपको बोलता है इट इज़ प्रोवाइडेड दैट इन ईयर सब्सिक्वेंट टू द फर्स्ट ईयर के बाद जो भी आपका सब्सिक्वेंट ईयर होगा, इवन इफ द इंश्योरेंस एजेंट और इंश्योरेंस एग्रीगेटर हैज़ नो इन्वॉल्वमेंट इन ट्रांजेक्शन बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी एंड द बायर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, he would not be liable to deduct tax under section 194 of the act for those subsequent years। तो सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए जो TDS की लायबिलिटी आएगी वो इंश्योरेंस एजेंट या इंश्योरेंस एग्रीगेटर पे नहीं आएगी अगर उसकी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है सब्सिक्वेंट ईयर्स में और डायरेक्ट ट्रांजैक्शन हो रही है बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी एंड बायर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। However, insurance company shall be required to deduct tax on commission payment, if any, made to the insurance agent or insurance aggregator for those subsequent years under the relevant provisions of the Act। ये तो अभी भी होता है। तो यहाँ पर ये भी फर्दर क्लैरिफाई कर दिया गया है कि जो इंश्योरेंस कंपनी कमीशन देगी उन इंश्योरेंस पॉलिसी के रिस्पेक्ट में एजेंट को, उस पर वो 194H में फिर भी TDS कलेक्ट करे, फिर भी TDS डिडक्ट करेगी, उसमें कोई भी एग्जेम्पशन नहीं है। एग्जेम्पशन बस इसमें है कि इंश्योरेंस एजेंट को कोई TDS डिडक्ट नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 194O और 206C1H दोनों ही सेक्शन आपके 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल हुए हैं। तो यहाँ पर डाउट्स हैं, यहाँ पर डाउट्स थे कि जो मुझे थ्रेशोल्ड लिमिट देखनी है वो मुझे 1 अक्टूबर से ही देखनी है या फिर मुझे 1 अप्रैल 2020 स्टार्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से देखनी है। जो 5 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट है अंडर सेक्शन 194O वो चेक होगी, वो एप्लीकेबल होगी फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर दैट इज़ 1 अप्रैल 2020। ऐसे ही 206C1H की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 50 लाख की, 50 लाख का जो अमाउंट है वो आपको चेक करना है फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 एंड नॉट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020। लेकिन 1 अक्टूबर 2020 के
बाद ही या लेकिन 1 अक्टूबर 2020 या उसके बाद ही जो आपकी रिसीट होगी उस पे ही ये TCS एप्लीकेबल होगा। 30 सितंबर 2020 तक जितनी भी आपकी रिसीट है उस पे TCS एप्लीकेबल नहीं होगा। पर थ्रेशोल्ड लिमिट चेक करोगे 1 अप्रैल 2020 से ही। एक बार सर्कुलर की लैंग्वेज देख लेते हैं। सिंस द थ्रेशोल्ड ऑफ 5 लाख रुपीज़ फॉर एन इंडिविजुअल HUF being e-commerce participant who has furnished his PAN or Aadhaar is with respect to previous year, calculation of amount of sale or services or both for triggering deduction under section 194O of the act shall be counted from 1st April 2020. Hence, if the gross amount of sale or services or both facilitated during the previous year 2020-21, including the period up to 30th September 2020, in relation to such an individual or HUF family exceeds 5 lakh rupees, the provision of section 194O shall apply on any sum credited or paid on or after 1st October 2020. तो 1 अप्रैल 2020 से ही आप इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट को चेक करोगे। अब इसी तरह से सेक्शन 206C1H में भी थ्रेशोल्ड लिमिट की यही बात कही गई है। सिंस द थ्रेशोल्ड ऑफ 50 लाख रुपीज़ with respect to the previous year, calculation of the receipt of sale consideration for triggering TCS under subsection 1H of section 206C shall be computed from 1st April 2020. Hence, if a person being seller has already received 50 lakh rupees or more up to 30th September 2020 from a buyer, the TCS under subsection 1H of section 206C shall apply on all receipt of sale consideration during the previous year on or after 1st October 2020 from such buyer. तो दोनों ही सेक्शन के लिए आपको थ्रेशोल्ड लिमिट जो चेक करनी है वो 1 अप्रैल 2020 से चेक करनी है। 30 सितंबर 2020 तक अगर दोनों ही थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो चुकी है तो 1 अक्टूबर 2020 के बाद जो आपकी ट्रांजैक्शन होने वाली है रिसीट या पेमेंट की, उस पर आपको TDS या TCS कलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। सेल ऑफ मोटर व्हीकल के केस में क्या 206C1H में आपको TCS कलेक्ट करना है? ये क्वेश्चन क्यों अराइज हुआ है? ये क्वेश्चन इसलिए अराइज हुआ है क्योंकि सेक्शन 206C1H आपको TCS कलेक्ट करने के लिए बोलता है जब आप कोई भी सेल ऑफ गुड्स करते हो और एक मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब मोटर व्हीकल आपका गुड्स में कवर होता है, इसलिए यहाँ पर मोटर व्हीकल की सेल पे TCS की बात, TCS का क्वेश्चन अराइज हो रहा है। अब सेल ऑफ मोटर व्हीकल के लिए आपके पास एक स्पेसिफिक सेक्शन है जो है 206C1F, उसमें आपको TCS कलेक्ट करना होता है। अगर आप 10 लाख से ऊपर का कोई सेल ऑफ गुड्स, अगर आप 10 लाख से ऊपर की कोई गाड़ी बेच रहे हो तो वहाँ पर आपको TCS कलेक्ट करना होता है, लेकिन वो TCS उस सेक्शन में सेक्शन 206C1F में TCS की रिक्वायरमेंट जो है वो TCS की रिक्वायरमेंट है अगर आप किसी एंड यूज़र को गाड़ी बेच रहे हो, मतलब किसी कंज्यूमर को, किसी कस्टमर को आप बेच रहे हो गाड़ी, तब है। अगर आपकी डीलिंग हो रही है किसी डीलर के साथ तो 206C1F उसकी बात नहीं करता। देखते हैं सर्कुलर बोलता है द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1F ऑफ सेक्शन 206C ऑफ द एक्ट अप्लाई टू सेल ऑफ मोटर व्हीकल ऑफ द वैल्यू एक्सीडिंग 10 लाख रुपीज़। Subsection 1H of section 206C of the act exclude from its applicability goods covered under subsection 1F. It has been requested to clarify that whether all motor vehicles are excluded from the applicability of subsection 1H of section 206C of the act. In this regard, it may be noted that the scope of subsections 1H and 1F are different. While subsection 1F is based on single sale of motor vehicle, subsection 1H is for receipt above 50 lakh rupee during the previous year against aggregate sale of goods. दोनों ही सेक्शन अलग है। एक सेक्शन बोलता है, एक सेक्शन अप्लाई होता है ऑन सेल ऑफ मोटर व्हीकल, दूसरा सेक्शन अप्लाई होता है रिसीट ऑफ 50 लाख पे। While subsection 1F is for sale to consumer only and not to dealers. Subsection 1H is for all sale above the threshold. Hence, in order to remove difficulty, it is clarified that receipt of sale consideration from a dealer would be subject to TCS under subsection 1H of the Act if such sales are not subjected to TCS under subsections 1F of section 206C of the Act.
In case of sale to consumer, receipt of sale consideration for sale of motor vehicle of the value of 10 lakh rupees or less to a buyer would be subjected to TCS under subsection 1H of section 206C of the Act if the receipt of sale consideration for such vehicles ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सीड्स 50 लाख रुपीज़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई कि डीलर के केस में तो आपको सेक्शन 206C1H में ही TCS कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 206C1F में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पर वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अब कंज्यूमर को जब आप सेल करते हो, कंज्यूमर को सेल करते वक्त अगर आपका जो कंसिडरेशन है वो 10 लाख या उससे कम है, तो उस केस में 206C1F में आपको TCS कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं आती, क्योंकि वहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट है 10 लाख की। लेकिन 206C1H में आपको TCS कलेक्ट करना पड़ सकता है अगर पूरे साल में उसकी सेल कंसिडरेशन 50 लाख से ऊपर चली जाती है, पर इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन आपकी 10 लाख या उससे कम की है, पर एग्रीगेट 50 लाख से ऊपर का है, तो 206C1H में आपको TCS कलेक्ट करना पड़ सकता है। इसकी नेक्स्ट लाइन आपको बोलती है कि अगर आप कंज्यूमर को सेल कर रहे हो और उसे जो सेल कंसिडरेशन आप रिसीव कर रहे हो वो 10 लाख से ऊपर का है और उस पर 206C1F में आपको TCS कलेक्ट करना है, तो 206C1H आपके लिए अप्लाई नहीं करता। तो तीनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मैं कोई क्रेडिट नोट इशू करती हूँ अपनी किसी सेल से रिलेटेड, मतलब सेल रिटर्न की बात मैं कर रही हूँ, या फिर मैं अपने कस्टमर को कोई डिस्काउंट दे रही हूँ, या फिर GST जो मैं चार्ज कर रही हूँ, इन सब की एडजस्टमेंट मुझे करनी है अपने सेल कंसिडरेशन से या नहीं करनी। तो सर्कुलर आपको बोलता है कि आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है, पूरे सेल कंसिडरेशन पे आपका 206C1H अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल मैंने 60 लाख की कोई सेल की है, उसमें से मैंने 40 लाख का क्रेडिट नोट इशू कर दिया और मेरे कस्टमर ने 40 लाख रुपए मुझे कंसिडरेशन मेरा वापस भी, और मेरे फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपने कस्टमर को 60 लाख की सेल की है और फिर मैंने उसको क्रेडिट नोट इशू किया है 20 लाख का और मैंने उसको रिफ़ंड भी कर दिया वो कंसिडरेशन, तो भी मेरा 60 लाख पे ही TCS कलेक्ट होगा सेक्शन 206C1H में। 60 लाख पे ही मुझे उससे कलेक्ट करना पड़ेगा और डिपॉजिट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। उस केस में बायर ही शायद जाके रिफ़ंड अप्लाई करे, पर मैं पूरे के पूरे सेल कंसिडरेशन पे ही TCS कलेक्ट करने के लिए लायबल हूँ। ऐसा ये सर्कुलर आपको क्लैरिफाई करता है। एक बार सर्कुलर भी पढ़ लेते हैं। सर्कुलर का पैरा नंबर 4.6 आपको बोलता है, इट इज़ रिक्वेस्टेड टू क्लैरिफाई दैट वेदर एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड फॉर सेल्स रिटर्न डिस्काउंट और इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडिंग GST फॉर द पर्पसेस ऑफ collection of tax under subsection 1H of section 206C of the Act. It is hereby clarified that no adjustment on account of sale return or discount or indirect taxes including GST is required to be made for collection of tax under subsection 1H of section 206C of the Act, since the collection is made with reference to receipt of amount of sale consideration. तो यहाँ से बिल्कुल क्लैरिफाइड है कि कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, आपको पूरे सेल कंसिडरेशन पे TCS कलेक्ट करना पड़ेगा। एयरपोर्ट्स पे नॉन रेजिडेंट एयरलाइंस को अगर फ्यूल सप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पर आपको 206C1H में TCS नॉन रेजिडेंट एयरलाइन से कलेक्ट करना है या नहीं करना है। सर्कुलर आपको बोलता है, to remove difficulties, it is provided that the provisions of subsection 1H of section 206C of the Act shall not apply on the sale consideration received for fuel supply to non-resident airlines at airports in India. तो सर्कुलर ने क्लैरिफाई कर दिया है कि नॉन रेजिडेंट एयरलाइंस पे आपको ज़रूरत नहीं है TCS कलेक्ट करने की। तो सर्कुलर ने काफ़ी सारे डाउट्स तो क्लैरिफाई कर दिए हैं। तो गाइस आई होप आज की वीडियो में जो सर्कुलर मैंने आपसे डिस्कस किया वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपके डाउट्स जो हैं सेक्शन 194O और 206C1H को लेकर वो क्लियर हो गए होंगे इस सर्कुलर से और मेरी इस वीडियो से। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए।